वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो के खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। सॉरी, आज इतने दिनों के बाद एपिसोड दे रही हूँ, इसके लिए बहुत बहुत माजरत। इनफैक्ट कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से नहीं दे सकी, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अब रेगुलर एपिसोड दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मीराल बाई सानिया मुमताज़ की एपिसोड नंबर 3। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। फुरकान निज़ामी निगहत और मीराल को अपने घर ले आया था। बहुत देर बाद निगहत इतने बड़े महल में आई थी। बड़े से कमरे में खूबसूरत बेड पर सोई थी और मुलाजमों पर हुक्म चला रही थी। इसे फिर से वो सब मिल गया था जो वो चाहती थी। जल्दी वो ये सब समेट कर जामी को फिर से पा लेगी। इसे बिल्कुल पछतावा ना था। नज़ामी ने डाइवोर्स और कस्टडी के तमाम इंतजामात कर लिए थे। इसने ये भी देख लिया था कि निगहत के दिल में इस 6 साल बच्ची के लिए कोई मोहब्बत और उनसियत नहीं है। इसलिए इसे मीराल को रखने में कोई मसला नहीं था, बल्कि वो मीराल को जामी से दूर रखकर जामी से बदला ले सकता था, क्योंकि जामी ने इसकी निगहत को इससे 7 साल दूर रखा था। अब जामी पल पल मरेगा, यह ख्याल ही इसकी रूह को फरत बख्श देता था। आखिर को वो दिन भी आ गया जब अदालत ने फैसला निगहत के हक में सुनाते हुए इसे कस्टडी और तलाक दिलवा दी। निगहत ने पहली दफ़ा जामी की आंखों में को नम देखा था। अगर वो इसे मजीद देखती तो वो अपना फैसला बदल देती। इसलिए कमरा अदालत से निकलते ही वो फ़ौरन गाड़ी में जा बैठे। मुझे मीराल से बात कर लेने दो। ये तब हुआ जब जामी मीराल का हाथ पकड़े इसे कमरा अदालत से लेकर निकला था। मीराल रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, तभी जामी ने पीछे से आवाज़ लगाई, जाओ आज बात कर लो, आज तुम्हें नहीं रोकूंगा। नज़ामी कुछ पर रुका और फिर कुछ सोचकर इसने इजाज़त दे दी। जामी अपने पंजों के बल बैठा और मीराल के दोनों नन्हे हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मीराल, मेरी जान, पापा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम ये बात याद रखना पड़ेगी। जब तक मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आ जाता, प्रॉमिस करो तुम याद रखोगी कि जामी को सिर्फ और सिर्फ मीराल से मोहब्बत है। तुम देखना, मैं जल्दी आऊँगा तुम्हें लेने, तुम हिम्मत रखना और जो कुछ दादा ने तुम्हें सिखाया इससे मत छोड़ना, प्रॉमिस। जामी की आंखें नम हुई और आवाज़ भारी होने लगी। पापा, मुझे छोड़कर मत जाएं। जामी की चेहरे को अपने हाथों के नन्हे से प्याले में भरते हुए मीराल गड़गड़ाने लगी। जामी के दिल को किसी ने पत्थर से कुचला था। कैसे इसका एक गलत फैसला इसकी औलाद के लिए सजा बन रहा था। प्रॉमिस करो मेहराल, दादू की बातों को नहीं भूलोगी, दादा ने जो सिखाया है वो याद रखोगी। जब तक मैं नहीं आ जाता तुम ये सब नहीं भूलोगी। जामी ने इसके हाथों को अपने लबों से लगाया। दादा खुद क्यों नहीं आए पापा? मीराल की निगाहें दादा को ढूंढने लगी। वो अब कभी नहीं आएंगे मेरी जान, वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। जामी का जब्त जवाब दे गया था। इसने अपनी बेटी को जोर से गले लगाया, जबकि मीराल की तो रंगत ही उड़ गई। पापा इतनी गंदी बात कैसे कह सकते थे? करीम, इसे गाड़ी में बिठाओ। नज़ामी अब तंग आया था, इसलिए मीराल को खींचता करीम के हवाले किया। मीराल का हाथ जामी के हाथ में ही था और नज़ामी खींचकर इसे करीम के पास ले जाने लगा। जब मीराल का हाथ छूट गया वो बलकने लगी, मगर इसका बलकना किसी खातिर में ना लाया गया। जामी ने आगे बढ़कर नज़ामी का कॉलर पकड़ा और इसे दीवार के साथ लगा दिया। जलील इंसान, मुझे मेरी बेटी से अलग कर रहे हो ना? तुम देखना, बहुत जल्द वो मेरे पास होगी। आखिरी अल्फाज जामी ने चबा चबा कर कहे। मत भूल जामी कि अभी वो मेरे पास ही है, इसलिए कॉलर छोड़। धक्का देकर कॉलर छुड़वाता नज़ामी अपना कॉलर झटक के अब इसके करीब आया। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले जामी, निगहत या मीराल से मिलने की अब कभी कोशिश भी की तो तुझे तेरी बेटी के टुकड़े तो मिलेंगे ही। तेरी बेटी की को कस्टडी में लेना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। अब ये तुझ पर है, जिंदा बेटी को खुद से दूर रखना है, ये बेटी के टुकड़ों को अपने पास। कितनी घनावनी मुस्कुराहट थी जो नज़ामी के चेहरे पर सज गई थी। मुझे कोई शौक़ नहीं है निगहत से मिलने का, वो लुआब था, थूक देने के बाद गलाजत बन गया है और मैं गलाजत का हिस्सा नहीं बना करता। इसे चाटने के लिए बहुत से कुत्ते आसपास ही रहेंगे। लफ्ज़ कुत्ते पर जोर देकर इसने आईब्रू से नज़ामी की तरफ इशारा किया तो जो नज़ामी को अंदर तक सुलगा गया था। मुझे बस अपनी बेटी से गर्ज है, मैं इसे मिलूंगा भी, इसे लेके भी जाऊंगा। जामी चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा कर रहा था। हिम्मत भी ना करना, वरना तुम देख लोगे कि नज़ामी जो कहता है वो करके रहता है। कहकर नज़ामी अपना कॉलर झटकता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जामी पीछे गुस्से से सिर्फ कुड़ता रह गया, मगर वो दोबारा कभी मीराल से नहीं मिल सका था। जैसे तैसे निगहत ने मुनाफ नज़ामी के घर में बराए नाम इद्दत काटी। इद्दत मुकम्मल होते ही मुनाफ नज़ामी ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे फुरकान नज़ामी से की।
شروع میں میرال نے بہت واویلا مچایا، مگر پھر مناف نظامی کی جارحانہ رویے اور خوف نے اسے خاموش ضرور کروا دیا تھا۔ اسے امید تھی زامی آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ وہ جانے کی ضد بھی کرتی، لیکن اس کی ضد کو خاطر میں لانے والے دادا اب نہیں تھے۔ ہاں، لیکن اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والی نانی سے مل گئی تھی۔ وہ ویسی ہی باتیں کیا کرتی جیسے اس کے دادا کیا کرتے تھے۔ انکل، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، آپ لے جائیں پلیز۔ شادی کے بعد نگہت کے ساتھ میرال بھی نظامی کے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ میرال کو وہاں ہر چیز دلائی جاتی تھی مگر مانگنے پر۔ نظامی اپنے کمرے سے نہا کر نکلا تھا جب دروازہ کھول کر میرال اندر آئے۔ داخل ہوئی نظامی کو اس کی جرأت پر اچنبھا ہوا۔ تم اندر کیسے آئی؟ نظامی نے تیوری چڑھا کر میرال سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ انکل، مجھے پاپا کے پاس چھوڑا ہے، میں نے یہاں نہیں رہنا۔ آنکھیں میچ کر اس نے اپنے آنسوؤں کو آزاد کیا۔ نظامی نے لب پیچھے تولیہ زور سے پٹختا وہ دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ لاک کر کے اس کے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے کندھوں سے زور سے پکڑ کر بھینچا۔ پہلی بات میری یہ یاد رکھو، غلیظ خاندان سے آئی ہو نیچ لڑکی، آئندہ اگر میرے یا کسی کے بھی کمرے میں جانا ہو تو پہلے نوک کر کے اجازت لیا کرو۔ نظامی اس کے گوشت میں انگلیاں پیوست کرتے جب گھر آیا تو خوف کے مارے میرال چوں بھی نہ کر سکی، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ دوسری بات، آج آخری دفعہ تم نے اپنے پاپا کا نام لیا ہے، آئندہ کے بعد اگر تم نے اپنے پاپا کا نام لیا یا اس کے پاس جانے کی ضد کی تو یاد رکھنا میں تمہارے پاپا کو بھی مار دوں گا، تمہاری دادی کو بھی مار دوں گا اور تمہارے چھوٹے بھائی کو قبر میں زندہ دفن کر دوں گا، سمجھی؟ آخر میں وہ زور سے چلایا۔ ننھی میرال کی تو گویا روح ہی فنا ہو گئی۔ یہ وہ کس کے پاس آ گئی تھی؟ تمہیں اب ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے اور مجھے تم ڈیڈ کہو گی، انکل نہیں۔ آخری بات میرال کے لیے مشکل تھی، مگر میرے پاپا آپ نہیں۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں کر سکی تھی جب نظامی نے میرال کا چھوٹا سا معصوم چہرہ اپنے سخت ہاتھوں میں لے کر زور سے دبوچا تھا۔ انکل مجھے چھوڑ۔ وہ درد سے چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ انکل، نظامی نے سوالیہ آئیبرو اچکایا۔ ڈیڈ۔ میرال نے فوراً تصحیح کی تاکہ نظامی اسے چھوڑ دے۔ نظامی نے زور سے اسے چھوڑا کہ وہ اپنا توازن کھوتی ہوئی گر گئی۔ میں نے تم سے جو بھی کہا ہے، یہ جو بھی کیا ہے، اگر اس کی بھنک بھی کسی کو لگ گئی تو اپنے باپ کی لاش کا انتظار کرنا شروع کر دینا۔ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ دفع ہو جاؤ اب۔ میرال فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ نظامی نے میرال کو پہلی دفعہ ٹارچر نگہت سے چھپ کے کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نگہت کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اسے پتہ چل گیا تو آہستہ آہستہ ٹارچر گھر میں سر عام ہونے لگا۔ یہ آخری دن تھا جب نظامی نے اس کے منہ سے اس کے باپ کا ذکر سنا۔ اس کے بعد میرال نے اپنی ماں کو پارٹیز، شاپنگ، ٹرپس اور نظامی میں مصروف پایا۔ اس کے پاس میرال کے لیے نہ پہلے کا بھی وقت تھا۔ اب تو خیر وہ نئی آزاد ہوئی تھی۔ شادی کو 1 سال بیتا تو فرقان نظامی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ میرال نے اس میں عبداللہ کو ڈھونڈ کر اسے پیار کرنا چاہا تو نظامی نے میرال کو بری طرح دھتکارا، یہ جتلایا کہ اس کی اوقات نہیں ہے نظامی کی اولاد کو چھونے کی۔ مگر میرال کو اصل دھچکا تب لگا جب اس نے نگہت کو سمیر سے پیار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کا یہ روپ تو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، مگر میرال کو یہ بات بڑی مدت بعد معلوم ہوئی تھی کہ جس دن سمیر پیدا ہوا تھا اس دن نظامی نے اپنی جائیداد کا 25% نگہت کے نام کر دیا تھا۔ پھر ایسی اولاد کو وہ کیسے پیار نہ لٹاتی۔ پہلے 6 ماہ میں نے پاپا کا بہت انتظار کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب مجھ سے ان کے آنے کی امید کھونے لگی اور مجھ پر تشدد کھلے عام کیا جانے لگا، پھر میں نے سوچا کہ میں وہ سب کروں گی جو دادا کو ناپسند تھا۔ پھر تو پاپا آ جائیں گے۔ نظریں جھکائے میرال نے ٹیبل پر موجود ٹیشو باکس میں سے ٹیشو لے کے اپنی آنکھوں کا نمکین پانی اس میں جذب کیا۔ میر ہینواز اسی توجہ سے سن رہا تھا، گویا وہ ہلے گا تو میرال ہوش میں آ کر اسے اپنا درد سنانا چھوڑ جائے گی۔ سب سے پہلا کام جو میں نے غلط کیا تھا وہ میرا جمعہ کے دن نماز پڑھنا تھا۔ مجھے نماز نہیں آتی تھی، لیکن یہ جانتی تھی کہ دادی کے کسی اشارے پر مجھے کیا پڑھنا ہے۔ دادا کہتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت پرسنل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ ہم انہیں نہیں پکار سکتے، لیکن نماز میں ہم اللہ سے براہ راست مل رہے ہوتے۔ اس نے لبوں پر زبان پھیر کر ہمت مجتمع کی۔ میں نے نماز کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ میرا کفر تب شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پورا جمعہ انتظار کیا، پاپا نہیں آئے۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر پھر سے گرا۔ اس بار اس کی سسکی بھی بلند ہوئی، 1 پھر 2 3 بھی۔ میں نے ان گنت جمعوں میں نماز میں پاپا کا انتظار کیا۔ پاپا نہیں آئے، دادا ہوتے تو آ جاتے، وہ تو مجھے پتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے، مگر وہ تھے ہی نہیں۔ ایک ایک کر کے میں نے بہت حربے آزمائے، لباس میں ماڈیسٹی چھوڑ دی،
دعائیں پڑھنا بند کی، حتیٰ کہ میں اپنے فائنل ایگزامز میں 2 سال فیل ہوتی رہی مگر پاپا وہ نہیں آئے۔ اپنے اصولوں کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی گنوا دی، پھر میں نے ان کا انتظار کرنا بھی چھوڑ دیا، یاد کرتی ہوں تو صرف کوسنے کے لیے۔ اس نے نظریں اٹھائی، میر پہلے سے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، دونوں کی نظریں ملی۔ مہرال کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی اکٹھا ہو چکا تھا، اس نے میر کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میر کو پکارا بھی تو تب جب وہ اپنے دکھ، اپنی اذیتوں کی انتہا پر تھی۔ ماما کو نظامی مل گیا، پاپا کے پاس عبداللہ اور دادی ہیں، خالی ہاتھ کس کے ہو گئے اس سب میں؟ مہرال نے روتے ہوئے اپنے خالی ہاتھ میر کے سامنے کیے۔ ان لوگوں نے تو میرا اللہ بھی میرے پاس نہ چھوڑا، مجھے اس سے بھی دور کر دیا۔ چہرہ ہاتھوں پر گرا کر وہ بآواز رونے لگی۔ میر کا دل بھینچا تھا اس وقت، وہ اسے خاموش بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مہرال اپنا سارا غبار نکال دے۔ اس نے مہرال کے سامنے پانی کا گلاس رکھا، جسے مہرال نے ایک سانس میں ہی پی لیا۔ پھر کچھ لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر سے بولنے لگی۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کرنا چاہا تھا مگر نظامی ظالم نکلا، وہ جلاد نکلا، انسان کی کھال میں بھیڑیا تھا۔ وہ مجھے مارنے اور ٹارچر کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک بار جب مجھ سے غلطی ہوئی تو میں نے اللہ سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے تو مجھے بچا لے۔ انہوں نے بچا لیا تھا لیکن میں شرمندہ تھی اپنی حرکت پر۔ پھر یہ بہانہ کر کے میں اللہ سے ناراض ہو گئی کہ انہوں نے مجھے بدترین زندگی عطا کی ہے۔ میں واپس پھر ان کی طرف نہ پلٹی، میں نے راستہ بدل لیا۔ اس نے لمبی سانس کھینچی۔ مگر آج جب علی بیگ اس نے نظریں میر کی طرف اٹھائی، اب ان میں خوف تھا۔ جب وہ میری تباہی کے بالکل قریب کھڑا تھا تو میں نے پھر سے اللہ کو پکار دی۔ نظریں تھی کہ ندامت سے جھک گئی۔ میری ایک پکار پر وہ کیسے آ گئے؟ مجھے محسوس ہوا کہ وہ وہیں کہیں ہیں۔ اس کی آنکھیں اب جلنے لگی۔ میں نے ان کو پاورفل کہہ کر پکارا تھا، وہ تو پلانر بھی بن کر سامنے آئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئی تم کس منہ سے دوبارہ آئی، انہوں نے بس مدد بھیج دی۔ نم آواز میں اس نے گویا خود پر افسوس کیا، پھر سر جھٹک کر واپس وہیں سے شروع کیا جہاں اس نے چھوڑا تھا۔ نظامی مجھے مارنے کے نئے طریقے ڈھونڈا کرتا مگر آغاز ہمیشہ بالوں سے جکڑ کر کرتا۔ میں 9 کلاس میں تھی جب میں نے اندازہ لگایا کہ نظامی کا پہلا شکار ہی میرے بال ہوتے ہیں۔ اگر یہ بال نہ ہو تو شاید وہ مجھے مارنا چھوڑ دے۔ اگلے دن میں نے اپنی کلاس میں اپنا آدھ انچ بالوں کے ساتھ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ اتنی اس کی نظر خلا میں جم کر رہ گئی۔ ساری کلاس مجھ پر ہنس رہی تھی، میرا مذاق اڑا رہی تھی، مجھے کینسر پیشنٹ کہہ کر بلایا جا رہا تھا مگر مجھے بالکل ملال نہ تھا، بلکہ ان کے ایسا کہنے پر میں مسکرا دیتی کہ وہ کب جانتے ہیں میں کس درد سے گزر رہی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ اب میرے بال نظامی کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، وہ اب مجھے نہیں مار سکے گا، مگر میں غلط تھی۔ اس نے نظروں کا زاویہ میر کی طرف موڑا۔ اگلے ہی دن نظامی جب مجھے مارنے کے لیے بڑھا تو اس نے میری گردن سے پکڑ کر میرے سر ٹیبل پر پٹکا تھا۔ میرا ماتھا ٹیبل کی نوک سے ٹکرایا اور میرا آئی برو پر یہاں اس نے انگلی رکھ کر اپنا دایاں آئی برو دکھایا جہاں درمیان میں آئی برو بالوں سے خالی تھا۔ ایسا لگتا تھا اس نے خود یہ کٹ لگوایا۔ اس جگہ پر میری چوٹ لگی، خون نکلا، میں بلبلائی مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ پھر میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب ایسا ختم نہیں ہوگا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ اس رات میں کسی طرح گھر سے بھاگ گئی تھی لیکن 1 گھنٹے میں نظامی نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ اس کی گمشدہ بصارت میں وحشت چھائی۔ میں باغی ٹھہرائی گئی تھی۔ کچھ ہی پلوں میں گھر کے وسیع لان کے آخر تک کوئلے سجائے گئے تاکہ میرا استقبال کیا جا سکے۔ سسکیاں یکے بعد دیگر اس کے منہ سے نمودار رہیں۔ میر کا دل نظامی کا سرعام قتل کرنے کو چاہا تھا۔ اسے لگا ان انگاروں پر میر کے دل کو رکھ دیا گیا ہے۔ 18 سالہ مہرال کو دیکھتے انگاروں پر چلایا گیا۔ میں گڑگڑائی تھی نظامی کے سامنے مگر اس سے میرے رونے اور چلانے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں 2 ہفتے تک اپنے پاؤں پر ٹھیک سے نہیں چل سکی تھی مگر کس سے پرواہ تھی، کسی کو بھی نہیں۔ مہرال نے کندھے اچکائے۔ جن دنوں میں چل نہیں پا رہی تھی انہی دنوں میری ماں نظامی سے چھپ کر پاپا سے ملنے گئی تھی۔ نانی بتاتی ہیں کہ ماما نے پاپا کے پاؤں تک پکڑے تھے لیکن پاپا نہیں مانے، وہ اٹل ٹھہرے تھے۔ انہوں نے ماما کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا تھا۔ ماما گھر واپس آئی تو وہ 1 ہفتے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، شاید اس لیے کیونکہ ان کا سارا کھیل الٹ چکا تھا، کیونکہ ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا، وہ سب کچھ ہار گئی تھی۔ مہرال نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ کیا جاتا اگر پاپا مان جاتے، میرے لیے ہی صحیح وہ مان جاتے۔ ان کو کیسے نہیں پتا ہوگا کہ مہرال کس حال میں، مگر اپنی انا کی خاطر اور بدلہ لینے کی خاطر انہیں میں یاد ہی نہیں آئی۔ اب کی بار مہرال بہت دیر تک خاموش اپنے لب کاٹتی رہی، پھر اپنے ماضی کی کہانی ختم کرتے ہوئے بولی، زندگی نے جہاں مجھے بہت سے سبق دیے ہیں وہاں اپنے زخموں اور اپنے دکھوں کو چھپانا بھی سکھایا ہے۔ جب میں ظلم کا شکار ہوتی تو بعد میں مجھے 2 کام کرنے ہوتے تھے، چہرے کو میک اپ میں ڈھانپ لینا اور درد کو دل میں۔ چہرے پر نہ میں درد ظاہر ہونے دیتی تھی نہ زخم، اس لیے نہیں کہ کوئی میرا مذاق اڑاتا بلکہ اس لیے کہ کوئی مجھے ترحم آمیز نظروں سے نہ دیکھے۔ پھر اس نے نظریں میر کی جانب اٹھائی اور بات جاری رکھی، مگر آج نہ میں اپنا زخم مزید ڈھانپ سکی اور نہ دکھ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کر کے میرا دکھ کم نہیں ہو سکتا، میں نظامی سے جان نہیں چھڑوا سکتی، میرا نصیب ایسا ہی رہے گا۔ پھر بھی میں خود کو تم پر ظاہر کرنا چاہتی تھی اور میں نے کر دیا۔ میر کی نظر اس کے خالی ہاتھوں پر پڑی اور پھر واپس مہرال کو دیکھنے لگا۔
मुझ पर आज एक दफ़ा फिर से बगावत की मोहर लग चुकी है। मीर एक बार फिर मेरे लिए कोयले दहकाए जा रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, मेरा बुरा नसीब करीब आ रहा है। मिराल के हाथ कांप रहे थे। आज वो एक बार फिर से माजी की सज़ा से गुजरने वाली थी। तुमने ऐसा क्या किया है? मीर ने इस्तिफसार किया। निज़ामी से छुप कर 3 साल जॉब किए मैंने। अब वो नहीं छोड़ेगा मुझे। मीर को अब सारी बात समझ में आई थी। इसका बाया पहनकर ऑफिस जाना अब मीर को मालूम हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मिराल। मीर कोहनियों को मेज़ पर टिकाकर अपने हाथ मेज़ पर रखे आगे हुआ। ये सब जानकर अभी भी तुम्हें शक है? मिराल हैरान हुई थी। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मीर का इत्मीनान बरकरार था। वजाहत दोगे? मिराल को लगा शायद मीर इसकी बातों को झुठला रहा है। तुमने अभी कहा था कि तुम्हारी एक पुकार पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया। मीर ने आईब्रो उचकाकर इसे याद दहानी करवाई। दिल पर न जाने कितने ही तीर चल रहे थे। हर बार ऐसा नहीं होता। मैं बचपन में भी पुकारा करती थी, लेकिन इक्का दुक्का के अलावा मैं हमेशा मायूस रही थी। वो सरदा भर कर रह गई। अल्लाह की तरफ भेजी जाने वाली पुकार कभी खाली नहीं लौटती। ये इंसार करती है कि कितनी शिद्दत से पुकारा जा रहा है। गफलत से भरी पुकार पर कान नहीं धरा जाता। वो इसके तासुरात देखने को रुका। हमें सिर्फ वो करना होता है जो हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे कंधों पर सिर्फ तवक्कल करना है। बाकी हमें क्राइसिस से कैसे निकालना है वो अल्लाह की जिम्मेदारी है। अगर हम अल्लाह का पार्ट खुद करने बैठ जाएंगे और अपना पार्ट भूल जाएंगे तो हमारे हाथ में लाहासिल थकान आएगी। लेकिन अगर अपना पार्ट अदा करके बाकी अल्लाह पर छोड़ दिए जाए तो तबाही के दहाने से भी पलट दिए जाएंगे। मीराल के ज़हन में आज का वाक़या घूमा था। इसने वाकई अल्लाह के सुपुर्द अल्लाह की जिम्मेदारी की थी। इसने अपना पार्ट अदा किया था। वो वाकई तबाही के दहाने से पलटी गई थी। तो क्या अगर मैं तवक्कल करूँगी तो मुझे अल्लाह ताला बचा लेंगे? वो हिचकिचाई थी। वैसे भी तो सब होकर ही रहना था। अगर वो एक बार मीर की बात मान लेती तो क्या हर्ज है? मगर शर्त तवक्कल है। अगर तुम्हारे पाँव अंगारों पर भी रख दिए जाएँ तो भी तुम तवक्कल नहीं छोड़ोगी, ठीक? मीर जानता था कि इसने इससे अधूरी बात बताई थी, मगर वो यकदम इसे सब बता देगा तो वो बागी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँ मीराल, हिचकिचाहट में इजाफा हो। नहीं मीराल, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना पार्ट अदा करना है और ज़रूर करना है। दूसरी सूरत में तुम्हें भी यारो मददगार हो। मीर ने इसकी आंखों में देख कर इसी आसरा देती निगाहों से जिताया। मैं अपना पार्ट ही अदा करूंगी और ज़रूर करूंगी। ऐसा कहते ही इसके रोंगटे खड़े हुए। वो नहीं जानती थी कि ये कौन सा एहसास हुआ है। फिर एक नज़र इसने घड़ी पर डाली। बहुत वक्त बीत गया था और उसका फ़ोन भी गाड़ी में था। निज़ामी ज़रूर इसको कॉल करता आग बगोला हो रहा होगा अगर इसने ये समझा कि मैं भाग गई हूँ। नहीं, क्या नहीं? मीर चूंका। निज़ामी मुझे ढूंढ रहा होगा। मुझे फ़ौरन घर जाना है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी। मीर भी उठ खड़ा हुआ। मिराल, आंखें बंद करके जो मैं कहता हूँ मेरे साथ दोहराओ। गाड़ी को सड़क पर डालते हुए मीर ने मिराल को देखे बिना मुखातिब किया। मिराल ने असबात में सर हिलाते हुए आंखें बंद कर ली। हस्बी अल्लाह, मीर ने पढ़ना शुरू किया। हस्बी अल्लाह। आंखें बंद करते किए मिराल ने दोहराया, ला इलाहा इल्लाहु। इस बार मीर ने पढ़कर मिराल पर एक नज़र डाली। ला इलाहा इल्लाहु। मिराल बेखबर दोहरा रही थी। अलैहि तवक्कल तो मीराल को इनका माना मालूम नहीं था। वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मीर ने मुकम्मल किया। वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मीराल की आंखें अभी भी बंद थी। काफ़ी है मेरा अल्लाह। मीर ने अभी से उर्दू में समझाना चाहता। काफ़ी है मेरा अल्लाह। इसके दिल पर कोई वजन रख दिया गया। इसे फिर से शाम वाला वाक़या याद आ गया। एक दिन में अभी क्या क्या होना बाकी था जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मीर को लगा वो किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मीराल को याद आया, एक माबूद तो दूर, इसने तो कभी इबादत की ही नहीं, फिर भी अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। इसी पर मेरा तवक्कल है, इसी पर मेरा तवक्कल है। इसे याद आया मीर ने यही तो कहा था। इसे ये नहीं सोचना था कि इसने इबादत की है या नहीं। अब मुसीबत आ ही गई है तो इसे तवक्कल कर लेना चाहिए, फिर अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। और वो अर्श अज़ीम का मालिक, हाँ ठीक कहा था मीर ने। जो अर्श का मालिक है, सल्तनत की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। फिर से मेरे साथ दोहराओ। ऐसे ही मीर ने इसे ये आयात 7 दफ़ा पढ़ाई। अब दुआ करो मिराल। मीर ने निज़ामी मैंशन के बाहर गाड़ी रोकी। मिराल को अंदाज़ा नहीं हुआ, इसलिए वो आंखें बंद किए पढ़ती जा रही थी। मेरा और आपका रिलेशन कभी भी मजबूत नहीं रहा। मैंने कितनी महरूमियाँ देखी हैं, आप सब जानते हैं। ऐसे में मेरा आपसे दूर हो जाना फितरी था। इसकी आंख का कोना भीगा। मीर इसकी बात को दुरुस्त करना चाहता था, मगर अभी सही वक्त नहीं था। अपनी ज़बान खुश्क लबों पर फेरते हुए मिराल ने दुआ जारी रखी। अब जब आपने उम्मीद दिलाई है तो मैं आप पर तवक्कल करना चाहती हूँ। बाकी सब आपके हवाले हैं। मेरे लिए आप काफ़ी हो जाएं। इसे दुआ करना नहीं आती थी, मगर इसने जितना कहा था, दिल से कहा था, वो तवक्कल करना चाहती थी, क्योंकि इसकी नज़र में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसने आंखें खोली तो गाड़ी निज़ामी मैंशन के सामने रुकी हुई थी। वो चूंकि हाथ पाँव फूलने लगे और रंगत जर्द पड़ गई। अल्लाह ताला इसकी आंखें भीग गई तो इसने हिम्मत मांगने के लिए पुकारा, तवक्कल मिराल। मीर को जाने कितना तवक्कल था जिसने मिराल को हैरान कर दिया।
यही तवक्कल अब मीराल को भी करना था। हस्बी अल्लाह कहते हुए वो गाड़ी से नीचे उतरी। फिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके इसने झुक कर मीर को मुखातिब किया, मीर तुम जाओ, अब की बार पलट कर मत आना प्लीज़। इसकी आंखों में इल्तिजा थी, वो नहीं चाहती थी कि मीर को कोई नुकसान पहुंचे। सारा इस बात में हिलाकर मीर गाड़ी स्टार्ट करके चला गया था। जब तक वो नज़रों से ओझल ना हुआ, मीराल इसे यूं ही देखती रही। पता नहीं इसने मीर को बताकर सही किया था या नहीं। मैंने आप पर तवक्कल किया, मैंने आप पर तवक्कल किया, बार बार कहती वो गेट तक आई। गार्ड ने इसे देखकर दरवाज़ा खोल दिया। इसने कदम अंदर बढ़ाए। एक एक कदम भारी हो रहा था। क्या वो भाग जाए, निज़ामी ढूंढ निकालेगा? नहीं, इसे तवक्कल से काम लेना है। कदम बढ़ाती वो अंदर आई तो सामने का मंजर देखकर वो शॉक्ड रह गई। दोनों हाथ इसने शौक लबों पर रख लिए थे। अल्लाह ताला इसके तवक्कल का मान रख लीजिएगा वरना वो बिखर जाएगी। थोड़ी ही दूर जाकर इसने गाड़ी रोक दी थी। अगर कुछ हुआ तो मीराल के पास जल्द पहुंच जाएगा, अगर इसका मान टूटा तो वो खुद भी टूट जाएगी। आप कादिर हैं, इन नकारों को ठंडा कर दें या इनकी तकलीफ का असर मीराल पर ना होने दें। मैं आपके रहमान होने पर तवक्कल रखता हूँ। परेशान से मीर ने अपना सर स्टीयरिंग पर फेंक दिया था। कदम कदम बढ़ाती वो अंदर आई तो सामने का मंजर देखकर वो शॉक्ड रह गई। दोनों हाथ इसने शौक लबों पर रख लिए थे। सामने खूबसूरत लान साफ और शफाफ था। वहाँ अंगारे नहीं थे, कोलों का इंतजाम नहीं किया गया था। फिर इंतजाम कहाँ किया गया था? मीराल आगे बढ़ती हुई रुकी थी। इसके दिमाग में सवाल आया, क्या सब लोग वापस आ गए? मीराल ने वहां मौजूद गार्ड से पूछा। जी मैडम, गार्ड की जवाब ने मीराल की सांसें थाम ली थी। वो सब तो इस वक्त आ गए, आपको नहीं पता? नहीं, बोला। रस्ती हुई आगे बढ़ने लगी, चूक कर फिर से पूछने लगी। इसी वक्त मीराल के अंदाजे के मुताबिक पार्टी में इन्हें कम से कम 2.5 घंटे तो लग ही जाते, फिर क्यों जल्दी आ गए? जी वो इसी वक्त आ गए थे और आपके आने से बिल्कुल 5 मिनट पहले निकले। मीराल को लगा जैसे वो कुछ मिस कर रही। कहाँ निकले? इसने बेताबी से पूछा। मैडम आपको शायद पता नहीं है, हदीद सर के वालिद का इंतकाल हो गए, इसलिए सब अमेरिका जा रहे हैं। ये खबर मीराल के लिए बहुत शॉकिंग थी क्योंकि खबर बहुत अचानक थी। इसी वक्त मीराल को याद आ गया, वो बच गई थी। इसका तो कल कामयाब रहा था, इसका तवक्कल कामयाब रहा था। इसकी सजा दूर कर दी गई थी। हैरत से हाथ मुंह पर रखे हुए चलने लगी थी। अचानक इसके बदन में चलने की सिकत आ गई थी। तवक्कल ऐसे काम करता है? वो भी यकीन थी। नहीं, ये ज़रूर इस मैजिक स्पेल की वजह से हुआ है। इससे लगा मेरा मीर ने इसे काला जादू पढ़ाया है। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। इतनी आसानी से इस पर से बलान टाल गई थी। क्या ज़िंदगी आसान होने जा रही थी? नहीं, अगर वो जवाब सुन सकती तो सारा तवक्कुल धरे का धरा रह जाता। किसके लिए लड़की देखी आपने? ज़ैनब ने अपने कमरे में मौजूद फ़राह बेगम के बिल्कुल पीछे खड़े होकर कहा तो वो चूक गई, मगर ज़ाहिर नहीं होने दिया। ज़ैनी, तुम्हारे करामन कातवीन ने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है। फ़राह बेगम अपने बेड से उठी और दूसरी तरफ जाकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाने लगी। ज़ैनी फ़ौरन से बेडशीट को एक बार फिर से झाड़ने लगी। ये मेरी बात का जवाब नहीं है मम्मा। बेडशीट पर से सिलवटें निकालकर इसने तकिए और कुशन दुरुस्त करके रखे। फरीन आंटी से बात कर रही थी ना, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। फ़राह बेगम ड्राई मॉप फर्श पर फेरती हुई थोड़ी परेशान लगी। आपको क्या बात पर परेशान करती है मामा? ज़ैनब ने धब से बेड पर बैठते हुए कुशन गोद में रखा। फ़राह बेगम वाश बेसन में अपना हाथ धोकर अब तौलिए से खुश कर रही थी। फरीन आंटी ने आपको क्यों बुलवाया था? फ़राह बेगम भी बेड पर आम बैठी तो ज़ैनब ने रुख उनकी तरफ मोड़ लिया। हिजाब की तरफ से निकाह का पैगाम आया है। इसने अक्ल का मुजाहरा करते हुए जिब्राइल से चुप कर दोस्ती नहीं की, इसने निकाह का पैगाम भिजवाकर अपने अच्छे ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा किया। आखिरी बात पर वो ज़ैनब से ना भी करती तो वो भी इसे समझ आ जाती, मगर फ़राह बेगम को चूँकि चीज़ें रिलेट करने की आदत थी, इसलिए वह अपनी बेटी को ज़िंदगी के आला मयार से वाकिफ़ करवाना चाहती थी। तो मसला क्या है मामा? ज़ैनब को कहीं भी मसला ना दिखा था सिवाय इसके कि जो सिर्फ़ वो जानती थी। मसला ये है कि जिब्राइल मेरी हर बात मान लेता है, मगर यहाँ इसकी ज़िंदगी का सवाल है। मेरे एक बार पूछने पर वो फ़ौरन सर झुका देगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो दिल से राज़ी है या नहीं? ये कहकर फ़राह बेगम ने ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनी, वो तुम्हें बता देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इससे सरसरी सी बातों के दौरान पूछो कि कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करता, और अगर इसे कोई और पसंद हुई तो? ज़ैनब ने फ़राह बेगम से नज़रें हटाए बिना सवाल पूछा। पसंद करने का हक सबको है, फिर जिब्राइल की खुशी जिसमें हो। आखिर में फ़राह बेगम मुस्कुरा दी। आपको हिजाब कैसी लगती हैं? थोड़ी के नीचे हाथ रख के ज़ैनब ने दिलचस्पी ली। वो तो बहुत अच्छी बच्ची हैं, अल्लाह ताला नज़रें बद से बचाए। मैं तो इसकी में कोई कमी नहीं देखती। फ़राह बेगम का मूड इसके जिक्र से बिल्कुल फ्रेश हो गया था। नज़र तो लग चुकी मामा इसे, ज़ैनब ने बेड से उठते हुए कहा। वो जानती थी कि अभी इसके धमुक्का जुड़ा जा सकता है। फूटे नसीब बेचारी की, जिसे जेबी पसंद आ गया। मामा फिर सोच लें, इसकी पसंद जेबी है, जिसे जेबी पसंद आ सकते हैं वो किसी भी किस्म का नुकसान उठाने को तैयार हो सकते हैं। बैड चॉइस मामा। कमर पर दोनों हाथ रखे वो अपने सर को नफ़ी में हिला रही थी। ज़ैनी, अब थोड़ी एहतियात किया करो, कल को भाइयों की दुल्हनें आएंगी तो तुम्हारी हरकतें देखकर परेशान हो जाएंगी।
फराह बेगम को अचानक नई फिक्र लायक हुई थी। परेशान तो इन्हें ज़रूर होना चाहिए, ये जेबी काहिल पसंद कैसे आ गया इसे। ज़ैनब तो गोया सचमुच परेशान हो गई थी। तुम मुझे उलझाने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुई ज़ैनी, बुरश तो तुम्हें करना पड़ेगा, जल्दी करो वरना मैं खुद उठ कर जाऊंगी। फराह बेगम ने इसका इरादा भांप कर अपना कंबल दुरुस्त करते हुए इसे तंबीह की थी, जिस पर ज़ैनी ने अपनी लंबी ज़बान दांतों तले दबाकर दोनों आंखें मीच ली। याद आया, ये जेबी निकम्मा भी बिना बुरश के सो रहा होगा। रुके, मैं इसे याद करवा के आती हूँ। इससे पहले कि फराह बेगम इसे आवाज़ देकर पुकारती, ज़ैनी कमरे से निकल चुकी थी। ये लड़की कभी नहीं सुनती। फराह बेगम ने लेट कर अपने तरफ का लैंप ऑफ कर दिया। अब कमरे में नीम अंधेरा था, जिसमें चलते वजूद तो नजर आ जाते हैं मगर बारीकियां बसारा से कासिर होती हैं। मिराल में तो गोया नए सरे से ताकत आ गई थी। तेज तेज चलती वो कीज हुक से अपनी गाड़ी की चाबी ले आई थी। गाड़ी का लॉक खोलकर इसने अपना मोबाइल निकाला और वहीं खड़ी रहकर मोबाइल पर नंबर डायल किया। मीर का सर अभी भी स्टीयरिंग पर था जब मोबाइल की रिंगटोन ने इसे चौंका दिया। इसने फौरन स्क्रीन की तरफ देखा, वहां मीराल का नाम जगमगा रहा था। धड़कते दिल से इसने कॉल रिसीव की। इसे इतनी जल्दी कॉल की तवक्का नहीं थी। मीराल कुछ पल के लिए सांस रोकी थी। मीर, क्या ये मैजिक स्पेल थे? तेज तेज सांसों में वो मुश्किल कह पाई। तुम ठीक हो? मीर ने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है ये सब इस मैजिक स्पेल की वजह से है जो तुमने मुझे सिखाया है। मीराल एक हाथ कमर पर रखे दूसरे हाथ से फोन पकड़े यहाँ वहाँ बेवजह तेज तेज चक्कर लगा रही थी। मैजिक स्पेल? मेरी शॉक रह गया। वो क्या समझ रही थी? तुम ब्लैक मैजिक जानते हो ना? मेराल बेकरार हुई। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जो मेरी जान का मालिक है और मेरी आजमाइशों और उनका हाल भी जिसके जिम्मे के है कि मैं ऐसे घिनौने काम में शरीक हूँ। मेरी मीर दंग रह गया। तो क्या ये मैजिक स्पेल नहीं है? मीराल रुकी। इसने खुद को गलत पाया। मीर पाक था इन कामों से। इसे नदामत हुई। नहीं मीराल, ये तो तुम्हारा तवक्कल था जो तुमने अपने रब पर किया। अल्लाह ताला के सामने ये ब्लैक मैजिक और किसी शैतान की कोई वक़्त नहीं। मीर ने संजीदा लहजे में कहा। अल्लाह ताला की पावर का जिक्र सुन इसकी रीढ़ की हड्डी में लहर दौड़ गई। वो गंग रह गई। इसकी दुआ को वाक़तन जवाब मिला था। सर्दी थी या खौफ इसके बदन पर खड़े रोंगटे वो बासानी देख सकती थी। अब तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें घर के बाहर लेने आऊँगा, रेडी रहना। जवाब सुने बिना मीर ने फ़ोन बंद कर दिया और कार स्टार्ट करते ड्राइविंग करने लगा। अब यहाँ रुकना बेमाना था मगर मीराल वहीं खड़ी रही। सुन सी दिमाग में बस एक छोटा सा लफ्ज़ गूंज रहा था, तवक्कल। स्किन स्वीट पैंट्स पर मेरून मीर मैरून मैरून टी शर्ट पहने वो कदम कदम चलता कमरे में दाखिल हुआ। दिमाग मिराल की बातों में उलझा हुआ था। वो तनहा इस सब से गुजरे थे मगर किसी को खबर नहीं थी। वार्डरोब में से हैंड रैप्स निकालकर अंगूठी में हुक डालता हुआ बाएं हाथ पर रैप को लपेटने लगा। चेहरा बेतासुर था, जैसे दिमाग में सारा गुबार इकट्ठा हो रहा है। पंचिंग बैग उठाकर इसने हुक से लटकाया और मोबाइल पर स्टॉप वॉच स्टार्ट करके इसने टेबल पर रखा। मैं गिड़गिड़ाई थी निजामी के सामने। पंचिंग बैग को दुरुस्त करता हुआ वो दोनों हाथों की उंगलियों को बंद करके चेहरे के करीब लाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे जंप करने लगा। मिराल के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। अंकल, मुझे पापा के पास छोड़ाएं, मैंने यहाँ नहीं रहना। इसे लगा वो नन्ही मिराल को अपनी आंखों से देख सकता था और निजामी पंच बैग की सूरत में इसके सामने खड़ा है। नेमुल बदल हाजिर था। नुकसान तो शजर का हुआ था। मीर जबड़े भींचे बैग के आगे पीछे शफल करते हुए फिट वर्क करने लगा। क्या जाता अगर पापा मान जाते, मेरे लिए ही सही वो मान जाते। एक जोरदार पंच बैग पर रसीद करके हाथ वापस खींचकर थोड़ी के नीचे पोजीशन पर लाया। इसकी कसरती बाजुओं में तनाव दर आया था। मैं 2 हफ्ते तक अपने पाँव पर ठीक से नहीं चल सकी थी। 1 से 2 3 से 4 और लगातार वो पंच बैग करता वो बैग को आगे ले गया था। पापा मुझे मत छोड़ कर जाएं। बैग ने वापस इस पर जवाबी हमला करना चाहा मगर वो स्लिप करता हुआ अपना बचाव कर गया। घर के वसी लॉन के आखिर तक कोयले सजाए गए, लेकिन इससे पहले कि वो फिर से इसकी तरफ आता, मीर ने दोबारा शफल करते हुए पंच नीचे करना शुरू कर दिया। मामा को नज़ामी मिल गया। पापा के पास अब्दुल्ला और दादी के खाली हाथ किसके हो गए इस सब में। अब वो पंच करने के साथ साथ फिट वर्क भी कर रहा था। अगले दिन ही मैं क्लास में अपना आधा इंच बालों के साथ गई थी। मैं बहुत खुश थी। इसकी आंखों में गोया अंगारे जा रहे थे मगर इसने अभी पंच करना नहीं छोड़ा था। मैंने नमाज को खैराबाद कह दिया था। माथा पसीने से शराबूर हो चुका था और माथे पर गिरते बाल गीले होकर माथे से चिपक गए। लिबास में मॉडेस्टी छोड़ दी। गर्म सांस इसके नथनों से खारिज हो रही थी मगर इसे एहसास ही नहीं था। इसने मेरी गर्दन से पकड़कर मेरा सर टेबल पर पटका था। लगातार पंच मारते हुए इसे लगा नजामी ने इसके सामने छोटे बालों वाली मिराल को टेबल पर पटका हो। मीर की रगें मजीद तन गई और इसने बैग पर अपनी पूरी कुव्वत से साइड किक रसीद करके पाँव वापस खींचा। मैं बागी ठहराएगी पूरी तरह पसीने में शराबूर होने के बाद भी इसका गुस्सा था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस जगह पर मेरी चोट लगी, खून निकला। मैं बुलबुलाई मगर कोई मदद को न आया। मीर ने अपने 25 की रफ्तार आखिरी बार तेज़ की थी और कितनी देर तक वो बिना शफल किए
पंच करता रहा, मगर आज मैंने फिर अल्लाह को पुकार दी। इसके हाथ रुके थे, तेज तेज हाँफता हुआ बैग को देखने लगा। एक आखिरी मगर जोरदार पंच मारकर वो पलट आया था, जब कि बैग यूं ही पीछे झूलता रह गया। टेबल पर से मोबाइल उठाकर इसने स्टॉप वॉच बंद की। वो तकरीबन 25 मिनट का वर्कआउट कर चुका था। ये तीसरी बार था जब मीर की कॉल को मीराल ने सोते हुए अलार्म समझकर बंद कर दिया। चौथी बार कॉल आई तो ज़ेन का कुछ इससे कदरे बेदार हो चुका था। माय गॉड, ये अलार्म की रिंगटोन नहीं है। इसने झपट कर फ़ोन पकड़ा। निज़ामी का कॉल भी हो सकती है। इसका मतलब समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेलो, वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और बिना नाम देखे फ़ोन कान से लगाया। कब से फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं कौन? वो आवाज़ पहचानने में कामयाब ना हुई तो जवाब अधूरा छोड़कर सवाल पूछ बैठी। तुम इडियट हो? मीर इसके सवाल पर हैरान हुआ था। मेरा वो मतलब नहीं था। इसने फ़ोन कान से हटाकर देखा तो मीर की कॉल थी। फिर से फ़ोन कान से लगाते हुए वो आलती-पालती मारकर बेड पर ही बैठ गई। 6:30 बज चुके हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। मीर ने एक नज़र अपनी घड़ी पर डालकर कहा, इतनी जल्दी? वो हैरान रहेगी, तुम्हारी सही सुबह रात को शुरू होती है क्या? मीर ने इस पर ताना कसा था। तो तुम क्या दोपहर में ही डिनर कर लेते हो? मीराल आज बहुत देर बाद खुद को फ्रेश और पुरसकून महसूस कर रही थी। तुम बाहर आ रही हो या नहीं? मीर ने गोया इसे धमकी दी। तुम्हें क्या कुछ चाहिए? वो बेड से उठते हुए इसे पूछने लगी। नहीं, अगर आप अपने कदम मुबारक रोज़ ज़मीन पर उतार लेंगी तो एहसान होगा। वो ड्रामाई अंदाज में कहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। जीबी की तरह एक्ट करना बंद करो। वो खुलकर मुस्कुराई और कॉल काट दी। दूसरी तरफ मीर भी मुस्कुराया। वो भी जिब्राइल को जेबी कहकर पुकारने लगी थी। मैंने तुम्हें मना किया था। मीराल ब्लैक हुड और ट्रैक पैंट्स पहने, ढीले जूड़े के साथ और 2 ट्रैवल मग्स पकड़े गाड़ी की 25 सीट पर बैठी थी जब मीर उकताया था। ये काफ़ी तुम्हें अच्छी लगेगी। मीराल को लगा वो फॉर्मल हो रहा है। हम काफ़ी पर तो नहीं जा रहे थे, मीर ने संजीदा होकर कहा। मैं जॉगिंग पर भी नहीं जा रही। इसने उधार लुटाया था। तुम्हें कैसे पता? मीर को हैरत हुई। ज़ाहिर है इतनी सुबह हम और कहाँ जा सकते हैं? इसने आंखें घुमाते हुए कहा। तो इसमें कुछ कुछ अकल पाई जाती है। वो बस सोच ही सका था। ऐसा करते हुए मुस्कुरा दिया। गाड़ी पार्क के बाहर रोककर अब दोनों गाड़ी से उतरे थे। ये पार्क मीराल के घर से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर था। हल्की हल्की धूप खिलने लगी थी। आज की सुबह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीराल ने फौरन एक बेंच देखा, मगर वो ओस की वजह से गीला हो चुका था। ये लो। मीर ने टिश्यू बॉक्स आगे बढ़ाया। मीराल की नज़र टिश्यू से इस तक गई। वो हैरान थी। ज़ाहिर है तुम काफ़ी जाग करते हुए तो पीने से रही। मैं रोज़ाना बेंचेस को ओस से गीला देखता हूँ, इसलिए टिश्यू बॉक्स ले आया। ये शख्स न जाने कितने कदम आगे रहकर सोचता था। मीराल ने सोचते हुए टिश्यू बॉक्स ले लिया। अपनी जगह साफ करके इसने मीर की तरफ बॉक्स को बढ़ा दिया। तो क्या तुम्हें कल रात होने वाले वाक़या का पछतावा है? मीर का इशारा इन बातों की तरफ था जो मीराल ने मीर को बता दी थी। नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद होते ही एक लम्हे के लिए मुझे सोच ने आन पकड़ा था, जिसे ड्रिंक लोगों को अगली सुबह होता है। लेकिन मेरा पछतावा बहुत कम लम्हों के लिए आया था और चला भी गया। इसने रेड मग की तरफ मीर की तरफ बढ़ाया था, जिसे मीर ने बिना चूं चरा पकड़ लिया। मुझे बहुत देर से कोई सामया चाहिए था और तुम तो मेरे मसीहा भी बनकर आए। मीराल ने मशकूर निगाहों से मीर की तरफ देखा। इतने जल्दी अपना मसीहा नहीं चुन लिया करते मीर ने भी मुस्कुराती नजरों से इसे जिताया। मगर अगले ही पल जब इसने ट्रैवल मग का ढक्कन खोला तो इसमें मौजूद कॉफ़ी ने मीर की मुस्कुराहट पर मोहर लगा दी। आउच! कॉफ़ी पर मौजूद क्रीम के ऊपर कोको पाउडर छिड़का गया था। जितनी क्रीम इसकी कॉफ़ी पर डाली गई थी, इतनी तो वो एक हफ्ते में भी ख़त्म ना करता। और ये वर्कआउट साहब की की आधी तनख्वाह कट गई। मीर सिर्फ सोच ही सका था। क्या हुआ? मीराल इसकी रुकी हुई मुस्कुराहट को देखकर इस्तफसार किया। कुछ नहीं, इससे मुस्कुराते हुए काफ़ी अपने लबों से लगाई, मगर अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट फिर से सिमटी। काफ़ी रिच और क्रीमी होने के साथ साथ शहद का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी दे रही थी। अब तो पक्का वर्कआउट साहब इस इस्तीफ़ा दे रहे थे। काफ़ी पसंद नहीं आई? बिलाशुबा मीराल को मीर के चेहरे के तासुरात से खूब अंदाज़ा हो रहा था। नहीं, काफ़ी बहुत अच्छी है, तुमने बनाई है। मीर ने झूठ नहीं बोला था। काफ़ी वाक़ई बहुत अच्छी थी, मगर मीर ब्लैक कॉफ़ी और बिना चीनी और क्रीम के पीता था। हाँ, ये काफ़ी मुझे दादा की याद दिलाती हैं। वक्त गुजर गया है मगर यादें नहीं गुजर पाती। इसकी हैज़ल आंखें उदास नजर आने लगी। उदासी छुपाने के लिए अब वो अपने मग से काफ़ी की घूंट भरने लगी, मगर खिलती हुई धूप में मीर इसकी आंखों की उदासी देख चुका था। ये कहना कितना आसान है, वक्त गुजर गया, वक्त बीत गया। हालांकि ये जो एक एक लम्हा गुजर रहा होता है ना, इस लम्हे के हर हिस्से में कुछ नक्श हो रहा होता है। मीर ने भी काफ़ी पीना जारी रखा। नक्श होने वाली चीज़ें आपके एहसासात भी हो सकती हैं और इन एहसासात से जुड़े लोग भी। मीर ने एक नज़र अपनी काफ़ी पर डाली जो अब आधी रह चुकी थी और फिर इसकी नज़र सफ़र करते हुए मीराल के चेहरे तक गई। एक लम्हे के पीछे बहुत सी चीज़ें वाक़या होती हैं जो सिर्फ इसी नज़र आती हैं जिसका वो लम्हा होता है। मिसाल के तौर पर मीर ने लम्हा भर सोच फिर बात जारी रखी। आप कोई खुशबू सूंघते हैं जो आप कभी बहुत पहले इस्तेमाल करते रहे हो, या आपका वास्ता इससे पड़ता है, तो बहुत अरसे बाद इस सूंघने पर आप वापस माजी में लौट जाएंगे। किसी दूसरे के लिए वो मास खुशबू होगी, मगर आपके लिए माजी की जुजियात। वाक़ई ये ऐसा होता है, मेरे साथ अक्सर होता है। मैं कोई परफ्यूम की स्मेल लूँ तो मुझे वो वाक़यात, वो माज़ी याद आ जाता है कि इस टाइम
یہ ہوا تھا، اس ٹائم بھی میں نے یہ خوشبو یوز کی تھی۔ میرال یکٹاکی سے دیکھ رہی تھی۔ واقعہ ایسا ہوتا ہے، میرال کے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوا۔ یہ دیکھیں نیچے انہوں نے بھی وہی لکھا۔ اس طرح وقت اثر کرتا ہے، یہ گزرتا نہیں، یہ بیتتا ہے۔ لمحہ بلمحہ دونوں میں فرق ہے۔ بس جب کبھی آپ کسی کے وقت کا جز بنے تو یاد رکھیں اس کا بیتنا کسی کے لیے عذاب نہ ہو، کیونکہ وقت اپنی سائیکلز مکمل کرتا ہے، کبھی آپ پر کبھی ہم پر۔ میرال حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امیر بھی آنکھیں سکیڑی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرال، تم پر جتنا وقت بیتا ہے میں اب آگے سے تمہارے لیے آسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ تم میرے بارے میں غلط سوچو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی قسم کی ہمدردی یا ترحم نہیں دکھا رہا۔ اس لیے میں تم سے اپنا ماضی بھی شیئر کروں گا تاکہ تم دیکھ سکو، یہ جان سکو کہ اپنے لیے لڑنا اور توکل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میرال آنکھیں سکیڑی سے دیکھ رہی تھی جب امیر نے اپنا مگ کا ڈھکن بند کر کے اپنے ساتھ بینچ پر ہی رکھ دیا۔ میرے نانا نہایت نیک اور خدا ترس بندے تھے، مگر ان کے امتحانات بھی لاڈلے بندوں جیسے ہی تھے۔ میر ٹیبل پر نظریں گاڑے مسکرا دیا۔ میرال حیران رہ گئی، کیا اس جیسے شخص کا بھی کوئی ماضی ہو سکتا ہے؟ میرال نے بھی اپنی مگ کا ڈھکن بند کیا اور دھیان سے سننے لگی۔ میری ماما نانا ابو کی سب سے پہلی اور اکلوتی اولاد تھی۔ ماما کی پیدائش کے 2 دن بعد نانا ابو کی عزیز جان زوجہ فوت ہو گئی۔ پھر نانا نے ان کے بعد کبھی بھی شادی نہیں کی تھی۔ میر نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا کر بولنے لگا۔ نانا ابو نے ماما کی بہت اچھی پرورش کی۔ پھر جب وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی تو ماما کی پھپھو نے نانا ابو سے ماما کا ہاتھ مانگ لیا۔ ماما کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا اور ان کی پھپھو بہت ہی امیر خاندان میں بیاہ کے گئی تھی۔ اس سب کے بعد بھی ماما میرے پاپا کو پسند آ گئی تھی۔ بہت ٹال مٹول کے بعد بھی جب پاپا اپنی ضد پر اڑ چکے تھے تو نانا ابو کو وہاں ہاں کرنا پڑ گئی۔ ایک کرب میر کی آنکھوں میں اتر کر ٹھہر گیا۔ میرال بآسانی دیکھ سکتی تھی کیونکہ میر نے خود ہی اجازت دی تھی۔ آج میر اس کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دینے والا تھا تاکہ میرال کو اپنا ساتھی پا سکے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی افروز خان نے اپنے دوستوں کو گھر پر دعوت دی تھی، جن میں سے چند ایک کے ساتھ ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ فرو کو یہ بات پسند تو نہیں آئی تھی، مگر چاروں نہ چار اس نے سادہ مگر نفیس سا سوٹ پہن لیا۔ اب وہ اپنی بڑی کالی چادر اوڑھ رہی تھی جس میں صرف آئی برو سے لے کر تھوڑی تک کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ لباس چادر میں چھپ ہی چکا تھا۔ یہ دیکھتی افروز کی تیوری چڑھی۔ آپ کے دوست آ رہے ہیں نا، الگ انتظام نہیں کیا ہوا، اس لیے کورنگ ضروری ہے۔ فرح نے اپنے تئیں اطمینان بخش جواب دیا، مگر اندر کہیں وہ جانتی تھی کہ افروز کو ایسا کرنا برا لگ رہا ہے۔ کورنگ کس سے؟ میرے دوستوں میں تم نے کوئی گنڈا یا موالی دیکھا جو تمہیں کورنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ غصے میں افروز کے نتنے پھولے۔ میں نے ایسا نہیں کہا افروز، آپ کے دوستوں میں اگر کوئی اللہ کا دوست بھی پایا جاتا تو مجھے پھر بھی کور کرنا ہی تھا۔ بے بس ہوتی ہوئی وہ ابھی چند لمحوں میں اسے کورنگ کی اہمیت نہیں سمجھا سکتی تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھا ہی لے گی۔ یہ بس فرح کی سوچ تھی۔ مجھے تمہارے اسباق نہیں سننے، تم ابھی یہ اتارو اور ڈھنگ کے کپڑے پہن کر تیار ہو کے نیچے آنا، ورنہ مت آنا۔ اسے دھکیل کر افروز جانے لگا کہ فرح نے پیچھے سے اپنی بدقسمتی کو آواز دے ڈالی۔ افروز، میں کور کیے بنا نہیں آ سکتی۔ فرح معصوم تھی، اس سے کبھی کسی نے ایسے بات کی ہی نہیں تھی، اس لیے ایک ننھا موتی اس کی گال سے لڑکا تھا جس سے اس نے فوراً ہاتھ کی پونچھ سے صاف کر لیا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ کیا کہا؟ پھر سے بکو۔ بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کر افروز نے غراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ چادر میں نہیں اتار سکتی۔ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہ کی تھی جب افروز نے اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ بھرا تھا۔ اس تھپڑ سے کتنی ہی دیر فرح کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو افروز نے فرح کو مارا تھا، یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا جس نے فرح کو یکسر مختلف بنا دیا تھا۔ دوبارہ میں تمہاری زبان سے اپنے حکم پر انکار نہ سنوں۔ انگلی سے تنبیہ کرتا ہوا افروز فرح کو بالکل جانور لگا تھا۔ وہ تو چلا گیا، مگر فرح کتنی ہی دیر سن کھڑی رہ کر ٹسوے بہاتی رہی۔ ابا نے یہ کس کے ساتھ بیاہ دیا تھا؟ اسے کتنے نازوں سے پالا تھا اسے ابا نے، اور کس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما دیا گیا تھا؟ واہ یار، کس پارسا کو ڈھونڈ لایا ہے تو؟ صحیح ہے بھائی، تجھے بیوی کی چوری ہونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ صوفے پر بیٹھے دوسرے دوستوں کے کہکے بھی ہوا میں بلند ہوئے جبکہ ان کی بیویوں کی نظر اوپر سیڑھیوں سے آتی فرح بیگم پر پڑی جو نظریں جھکائے چادر کو نفاست سے اوڑھے قدم قدم نیچے بڑھا رہی تھی۔ میک اپ سے آری معصوم خوبصورت سا چہرہ ہی اس چادر کے ہالے سے باہر جھانکتا تھا۔ افروز خان کو ڈھیروں ندامت نے آ لیا۔ انہی باتوں کے ڈر سے اس نے فرح کو تھپڑ مارا تھا، شاید اس نے ضد پکڑ لی تھی۔ السلام علیکم۔ گھبراہٹ کے مارے فرح کانپ رہی تھی جب اس نے لاؤنج میں آ کر سب سے سلام کیا۔ نظریں اس کی بس عورتوں پر تھیں۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب سب نے دیا تھا، مگر کچھ دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اب وہ رک چکی تھی۔ غصے کے مارے افروز سے اتنا بھی نہ ہوا کہ وہ فرح کا سب سے تعارف کروا سکتا تھا۔ فرح وہیں کھڑی تذبذب کا شکار ہو رہی تھی، کیا کرے اب وہ؟ سچویشن بہت آکورڈ ہو گئی تھی۔ افروز کے انداز کو بھانپتی ان میں سے مایا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے فرح، یہ تم ہو؟ واٹ اے سرپرائز! مایا فرح کی کالج کی دوست تھی اور اتفاقاً افروز کے دوست ابوبکر بلوچ کی منگیتر بھی تھی۔
2 साल पहले वो अपनी पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद चली गई थी, तो इन दोनों का राब्ता मुनक़ती हो गया था। वो फ़रा की तरह बहुत हसीन तो नहीं थी, मगर इसकी ज़ेबो-आराइश ने इसे बेहद कॉन्फिडेंट बना दिया था। लंबे बालों में एस्टेरिस्क के साथ इसने इन्हें खुला छोड़ रखा था, जिन्हें वो बार-बार पीछे झटकती थी। माया, तुम यहाँ कैसे? फ़रा को खुशगवार हैरत हुई। माया इसके गले से लगकर अलग हुई। बड़े हसीन इत्तेफ़ाक से, अबू बकर मेरे मंगेतर होते हैं। माया ने अफ़रोज़ के साथ बैठे शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो इसकी इस बात पर सब ने जानदार कहका लगाया। फिर वो एक-एक करके फ़रा का सबके साथ तारुफ़ करवाने लगी और आखिर में इसने फ़रा का तारुफ़ अपने तौर पर करवाया। ये फ़रा है, नहायत मासूम और सबकी मदद करने वाली। मेरी कॉलेज की फ्रेंड, सच पूछें तो अफ़रोज़ को कोहे नूर मिला है। फ़रा अपनी तारीफ़ पर शदीद कोफ़त का शिकार हुई थी, तभी राहीला भाभी सबको खाने की टेबल पर बुलाने आ गई। फ़रा को इनका आना गनीमत लगा। टेबल पर जब सब खाने के साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ थे, तभी अफ़रोज़ फ़रा को घूरियों से नवाज़ रहा था और फ़रा खाना ज़हर मार कर रही थी। फ़रहा डिनर की टेबल पर सबको डिनर सर्व कर रही थी जब अफ़रोज़ ने छंपे से फ़रा की जानिब देखा, जिसने अब फिर से चादर ओढ़ रखी थी। घर में कोई मेहमान आया है? अफ़रोज़ ने इसे नहायत नागवारी से मुखातिब किया। नहीं तो, फ़रा ने नासमझी से सारे इनकार में हिला दिया। तो तंबू क्यों लटका लिया है फिर से? अपनी अजीज़ तरीन शय पर हर्फ आते देख इसका दिल किसी ने ज़ोर से मुट्ठी में भेजा था। पास बैठी रहीला भाभी और नंद पलवशे दिल ही दिल में खूब खुश हुई। हाँ, लेकिन सबा बेगम और ज़मान खान समझ गए थे कि इसने अपने जेठ की मौजूदगी में ये चादर लटका रखी है, इसलिए ज़मान खान ने मुदाखलत की थी। सब्र रखो अफरोज़, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी माँ को भी शादी के शुरू के दिनों में ये मिडिल क्लास शौक चढ़ा था। फिर जब इसे पैसा इस्तेमाल करना आया तो आहिस्ता आहिस्ता इसने ढंग के लिबास पहनना शुरू कर दिए थे। वक्त तो इसे खाने में मशगूल ज़मान खान ने जितने इत्मीनान से कहा था, फ़रा के दिल को किसी ने इतनी ही बेरहमी से घायल किया था। मिडिल क्लास शौक। तो आपकी नज़र में अल्लाह ताला की रज़ा की अहमियत सिर्फ मिडिल क्लास है? फ़रा इतनी शॉक्ड थी कि ये सिर्फ सोच ही सकी थी। एक नज़र इसने सबा बेगम पर डाली, जिन्होंने अपने अजीज़ तरीन चीज़ इस शख्स के लिए गंवाई थी, जिसके लिए उरिया लिबासी ही कोई क्लास रखता था। नहीं अबू, मुझे पूछने दें, किसी शक की निगाह से देखती हैं आपको, या शेरहाउस भाई को, या फिर इस 3 साला वजी पर शक है इसे? वो आपकी बार पूरी तरह फ़रा की तरफ घूमा था। हाँ बोलो, कौन है इनमें से मुजरिम? मैंने ऐसा नहीं कहा। फ़रा हाथ में सालन का बाउल पकड़े हैरत ज़दा सी यकटक देख गई। नहीं, मुझे जवाब दो, किसकी वजह से ये सब कर रही हो तुम? अफरोज़ बस ही दुआ मैं हमेशा से लेती आई हूँ, इसलिए मैं। अभी वो बात पूरी भी ना कर पाई थी जब अफरोज़ ने दरमियान में ही टोक दिया। मैंने पूछा, कौन है वो ज़ोर से गरजा तो सबने खाना छोड़ दिया और अब सब इसका मुंह तक रहे थे। फ़रा सहम गई थी, इसे लगा इसे बता देना चाहिए। शहरोज़ भाई, वो बात मुकम्मल करती इससे पहले ही अफरोज़ इसका हाथ पकड़कर इससे घसीटता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर कुछ याद आने पर रुका और पीछे मुड़कर ऐलान किया, कल से ये ऊपर फर्जी खाने में ही खाना बनाएगी और ऊपर ही खाएगी, जब तक इसके सर से इसका तंबू के भूत नहीं उतर जाता। इसे नीचे की किसी काम की इजाज़त नहीं है। इसकी रहाइश और ग्रॉसरी सब कल से ऊपर ही होगी। ये कहकर अफरोज़ इसे अपने साथ खींचते हुए ऊपर ले गया। फ़रा खामोश सिसकियों में खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम। दूसरी तरफ राहिला भाभी बहुत खुश थी, क्योंकि अफरोज़ जो कहता था वो पत्थर पर लकीर माना जाता। अब फिर से निचले पोर्शन में इसी की हुकूमत होगी। तुम्हें शर्म नहीं आई भाई साहब के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हुए? अफरोज़ ने फ़रा को बेड पर ला पटका। मेरा ढांपना किसी की सोच की तजलील नहीं करता अफरोज़, मैं इसलिए ढांपती हूँ क्योंकि ये मेरी अल्लाह की रज़ा है। आंखों में आंसू समोए फ़रा उठकर बैठी। मेरे दोस्तों तक था मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर भाईजान के सामने अगर तुम ऐसे गई तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। इसके करीब एक पाँव बेड पर रखे वो धाड़ा था। वो वापस पलट कर जाने ही लगा था कि फ़र्क क्या बैठी। माफ़ करना फ़रोज़, ये कवरिंग मेरी पहचान है। देवर मौत होता है, इसका दिल चाहे जितना भी पाकीज़गियों की तहों में ढला हो। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया है, वो मौत होता है, इसलिए इनके सामने मैं अपनी कवरिंग नहीं हटा सकती। नज़रें झुकाए वो जो कहती जा रही थी, आने वाले थप्पड़ से यकसर बेखबर थी। और बको, करो बकवास, कितना जहर भर रखा है अपने अंदर। शादी के दूसरे हफ्ते में पड़ने वाले दूसरे थप्पड़ ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए। आप मुझे नहीं मार सकती, अब्बा ने मुझे ऐसे नहीं रखा था अफरोज़। आंखों में आंसू लिए फ़रा मासूमियत से कहने लगी, मगर दूसरे ही लम्हे अफरोज़ आगे बढ़ा और इसके जबड़ा अपने पंजे में ज़ोर से भींच लिया। तुम ये तंबू ना पहना करो तो मैं तुम्हें शहज़ादियों की तरह रखने को तैयार हूँ। एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ वो ऐसे कहने लगा जैसे वो अभी अपनी चादर उतार देगी। मैं मरते दम तक इसे नहीं छोड़ूंगी। फ़रा बज़िद हुई। इसी चीज़ ने अफरोज़ को और तपा दिया, जिसने बिना देखे फ़रा को पीटना शुरू कर दिया और तब तक ना छोड़ा जब तक इसके हाथ ना जलने लग गए। नीचे सबको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर किसी ने भी हिम्मत ना की वहाँ जाके इसे छुड़वाने की। थक हार के जब फ़रा ना मानी तो तन फन करता हुआ अफरोज़ घर से बाहर निकल गया। अल्लाह ताला हाथ दुआ के लिए उठाए। फ़रा जाए नमाज पर बैठकर आंसू के साथ अपने रब को पुकार रही थी। मेरे पर्दे की लाज रखने
اور اسے قائم رکھنے کا شکریہ۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ جہاں اس شخص نے مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہاں آپ نے مجھے تھام لیا، آپ نے مجھے اس پر استقامت دی، آپ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ میں کب اس قابل تھی، آپ نے مجھے عزت دی، اور میں آپ ہی سے عزت مانگتی ہوں کہ سب کچھ آپ ہی کے بس میں۔ فرح اپنے رب سے چھوٹی چھوٹی محبت بھری باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اب یہ گفتگو بہت دیر تک جاری رہنے والی تھی۔ اس نے شکایت نہیں کی تھی، اس نے شکر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ کو اس کا شکر کرنا پسند ہے۔ فرح اپنے 2 سالہ بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی جب دروازہ نوک کر کے مایا کمرے میں داخل ہوئی۔ مایا فرح اس کی روئی آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابو بکر مجھے چھوڑ گئے ہیں فرح، وہ فرح کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، مت رو، یہاں بیٹھو۔ فرح نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود پانی لینے چلے گی۔ واپس آئی تو مایا کو میر کے ساتھ پیار کرتے ہوئے پایا۔ یہ لو پانی پیو اور رو مت، ایسے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ مایا نے ایک گھونٹ بھر کر گلاس واپس رکھ دیا۔ یہاں کے پانی نے اسے بے وفا کر دیا۔ مایا نے سر دبا بھری۔ میں کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتی فرح، میں بس تم سے ملنے آئی ہوں۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری دوست مجھے واپس مل چکی ہیں، مگر اب میں یہاں سے امریکہ موو کر رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہو کر فرح کے گلے لگی۔ شاید میں واپس نہ لوٹوں، میں وہاں سے واپس کبھی نہیں لوٹنا چاہتی۔ یہاں کا محبت کرنے والا بہت بے وفا نکلا فرح، اس نے ایک معصوم دل کو توڑا ہے۔ فرح کو اس پر بہت ترس آیا، کتنی پیاری تھی اس کی دوست، بھلا اس کا دل کسی نے کیسے توڑ دیا۔ میر بہت پیارا ہے اور اس کی عادات بھی، تم اس کی بہت اچھی پرورش کر رہی ہو فرح، اس کا خیال رکھنا۔ نیچے بیٹھ کر مایا نے میر کا ماتھا بھی چوما۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی مایا، تمہارے لیے سب کچھ بہت آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد مزید اچھائی سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ فرح نے بہت دل سے دعا کی۔ میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر مایا ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی جب افروز اندر داخل ہوا، مگر مایا کو وہاں دیکھ کر تیوری چڑھاتے ہوئے وہیں رک گیا۔ مایا اسے سلام کیے بنا دروازے سے باہر چلے گی۔ ظاہر ہے وہ جس کی سابقہ منگیتر تھی وہ افروز کا جگری دوست تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ افروز نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ وہ مایا مجھ سے آخری دفعہ ملنے آئی تھی، وہ یہاں سے موو کر رہی ہیں۔ فرح نظریں جھکا کر جواب دیتے ہوئے میر کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ افروز پھر کسی بہانے سے اسے مارنے نہ لگ جائے۔ آئندہ مجھے تم سے متعلق کوئی بھی فرد اس گھر میں نہیں چاہیے۔ تمہارے باپ کو آنے دیتا ہوں، اسی غنیمت جانو، ورنہ اس کا بھی داخلہ بند کر دوں گا۔ فرح کا دل چاہتا کہ وہ اپنے باپ کے اس طرح ذکر کیے جانے پر اس شخص کا چہرہ نوچ لے۔ اگر میر کی دنیا میں آنے کی خوشخبری سے نہ ملی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے باپ کے گھر سے واپس نہ آتی۔ افروز تو چلا گیا مگر فرح کو وہیں کی غم کی حالت میں چھوڑ گیا۔ کیا توکل ہے، ویری نائس اسٹوری۔ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔